हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 को देखेंगे। मित्रों, यह एक सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है। इस प्रकार का पेपर उत्तराखंड बोर्ड में इस वर्ष आ सकता है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरह का मॉडल है ये, इस तरह का पेपर इस बार आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो प्रश्न पत्र का जो समय है वो 3 घंटे का है और इसके जो मार्क्स हैं, ये कितने नंबर का पेपर है? ये आपका 80 नंबर का पेपर है। 20 नंबर का जो है स्कूल से इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन कार्य किया जाता है, जिसमें 20 नंबर स्कूल से मिलते हैं, विद्यालय से ही मिल जाते हैं। आइए कुछ निर्देश हैं उनको जान लेते हैं। निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न है। टोटल जो है 27 प्रश्न है, सभी अनिवार्य हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, आगे दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समुचित उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे। 4 विकल्प में से सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, मतलब छोटे प्रश्न हैं, छोटे उत्तर उनके लिखने हैं। प्रश्न संख्या 10 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 20 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनके उत्तर बड़े होंगे। प्रत्येक का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना होगा। प्रश्न संख्या जो 27 है वो मानचित्र मैप से संबंधित प्रश्न है। मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के भीतर संलग्न कीजिएगा। आपको वहां पर परीक्षा में मैप मिलेगा, एक मानचित्र मिलेगा, नक्शा मिलेगा, जिसमें कि आपको कुछ स्थान जो बताए गए होंगे वो दर्शाने होंगे। इस प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर देना अनिवार्य है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है मित्रों आपके सम्मुख। प्रश्न संख्या 1 का है, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा? ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है 1928 में, ये इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर ऑप्शन और भी दे रखे हैं 1930, 31, 34। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1928 में है। इसी प्रकार से दूसरा इसमें ख प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पंजाब में नहीं। तो ये इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, आर्थिक विकास का कौन सा मापक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, वनों का विनाश, शिशु मृत्यु दर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वनों का विनाश, ये इसका मापक नहीं है। फिर आता है अगला प्रश्न, वॉकी टॉकी संबंधित है वायरलेस सेट से, लैंडलाइन फोन से, हैम रेडियो से या उपग्रह से। जो इसका सही उत्तर है वो है वायरलेस सेट से। प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब हुई थी? 1930 में, 1935 में, 1929 में, 1940 में। सही उत्तर है 1929 में, ये थर्ड वाला सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई गई। पहली प्रिंटिंग जो प्रेस है वो 16वीं शताब्दी में लाई गई थी। इसमें 18वीं, 17वीं, 19वीं सब है, ये गलत है। 16वीं शताब्दी सही है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बेरियम, जिरकॉन। जीवाश्म जो जीवों के अंश से बनता है उसे जीवाश्म बोलते हैं। तो ये कोयला हो जाएगा, इसका सही उत्तर है कोयला। प्रश्न है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? तो यंग इटली की
यंग इटली एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मैजिनी ने की थी। तो 1831 में जोसेफ मैजिनी ने की थी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। प्रश्न संख्या 4 है, दो वैकल्पिक संचार के साधनों के नाम लिखिए। तो दो वैकल्पिक संचार के साधन हैं सैटेलाइट फोन और दूसरा है वायरलेस रेडियो। प्रश्न संख्या 5 है, सर्वधर्म समभाव से क्या अभिप्राय है? तो सर्वधर्म समभाव जो क्या होता है? तो सर्वधर्म समभाव हिंदू धर्म की एक अवधारणा है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों के रास्ते भले ही अलग अलग हों लेकिन उनका गंतव्य एक ही है। इसका शाब्दिक अर्थ है सभी धर्म और आस्थाएं संभव हैं, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान और आदर जरूरी है। प्रश्न संख्या 6 है, श्वेत क्रांति व्हाइट जो क्रांति है, श्वेत क्रांति है, इससे आप क्या समझते हैं? तो श्वेत जो क्रांति है वो दूध से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी से जुड़ी हुई क्रांति है। भारत में इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। 13 जनवरी 1970 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। इस क्रांति ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया था। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 8 है, कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित जो दो उद्योग जो कृषि पर ही आधारित हैं और किसी पर आधारित नहीं है वो है कपास उद्योग और जूट उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है, मतदाता पर्ची अर्थात वोटर लिस्ट से आप क्या समझते हैं? तो मित्रों, चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। मित्रों, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की मतदान के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है, एक सूची तैयार की जाती है जिसे मतदाता सूची कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 हमारे सम्मुख है, औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ जो हुए हैं, एक तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, दूसरा नगरों का विकास हुआ है और तीसरा कृषि में सुधार हुआ है। औद्योगिक क्रांति से कृषि के उपकरण का निर्माण हुआ जिससे कि कृषि कार्यों में सुधार हुआ, आसानी हुई। प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं हैं, जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता भारतीय कृषि में है और फसलों की विविधता है। मित्रों, ये जो प्रश्न है ये 3 अंक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा आप लिखिए, ये हेडिंग डालिए, इन हेडिंगों के आधार पर आप उत्तर लिखिए। हेडिंग आप लिख सकते हैं जीवन निर्वाह कृषि, उसके बारे में लिख सकते हैं, खाद्यान्नों की प्रधानता उसके बारे में लिख सकते हैं और फसलों की विविधता उसके बारे में लिख सकते हैं। 3 अंकों का प्रश्न है तो उसके हिसाब से इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 12 आता है मित्रों, मुद्रण संस्कृति जो प्रिंटिंग कल्चर है ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? तो क्या योगदान दिया? जबकि प्रिंटिंग कल्चर शुरू हुई, पहले प्रिंट नहीं होता था, तो प्रिंटिंग मशीन भारत में आई और प्रिंट करना शुरू हुआ, अखबार छपने लगे। तो क्या क्या हुआ प्रिंटिंग से? तो अखबार से जो है सूचनाएं दूर दूर तक फैली जिससे कि राष्ट्रवाद में क्या क्या योगदान उसने दिया। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी मदद की। अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने ऐसी किताबें लिखी जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई। वंदे मातरम गीत
भारत के कोने कोने में गूंजने लगा और समाचारों के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए एक माहौल तैयार हुआ। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न जो है, देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो रेल परिवहन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश के बड़े पैमाने पर कार्गो और यातायात परिवहन मांग को पूरा करता है। रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में काफ़ी किफ़ायती है। इसमें सड़क परिवहन की तुलना में 6 गुना कम ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। ठीक है, और क्या होता है, और यह 4 गुना अधिक किफ़ायती है। पर्यावरण के प्रदूषण में भी रेलवे का योगदान कम होता है। रेलों के निर्माण की लागत भी अन्य यातायात से लगभग 6 गुना कम बैठती है। तो इस प्रकार से देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रश्न संख्या 14 आता है, भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्या उपाय करने हैं, नहीं किए गए हैं। तो क्या उपाय किए गए हैं, देखिए। नंबर 1, दहेज को अवैध घोषित किया गया है। पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं और पुरुषों को बराबर हिस्सा दिया गया है। कन्या भ्रूण हत्या को कानूनन अपराध घोषित किया गया है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। नारी शिक्षा पर जोर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। महिला हेल्पलाइन योजना चलाई गई है और महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, भूस्खलन लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार कारकों जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं का उल्लेख कीजिए कि भूस्खलन किन कारणों से कौन जिम्मेदार है, इसके लिए क्या क्या जिम्मेदार है उसका यहाँ पर वर्णन करना है, उसको बताना है। तो सबसे पहले तो भूस्खलन के लिए जो जिम्मेदार है, वर्षा से भूस्खलन होता है, बर्फ पिघलने से भूस्खलन होता है, जल के स्तर में बदलाव से होता है, धारा कटाव से होता है, भूकंप से, ज्वालामुखी गतिविधि से, नदियों द्वारा कटाव से, वनों की लगातार कटाई से, सड़क निर्माण से, सुरंग निर्माण से, खनन से, शहरीकरण से, अत्यधिक पर्यटन से और जल विद्युत परियोजनाओं से, ये सब जिम्मेदार हैं भूस्खलन के लिए। हमारा 16वां प्रश्न है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो मनरेगा को बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसको मनरेगा बोला जाता है। तो मनरेगा 2005 का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार देना है। इस योजना का लाभ पाने के लिए ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम करना होगा। तो इसमें आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जगह कम थी इसलिए मैंने इतना ही लिखा, आप और भी इसमें बढ़ा सकते हैं मनरेगा के बारे में। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न क्या कहता है, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप व राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इनमें अंतर है, नंबर 1, राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं जबकि दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। नंबर 2 जो अंतर है वो राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। नंबर 3 राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है। इसके विपरीत जो दबाव समूह में यह ताकत नहीं होती है। फिर है, राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है, इसकी जड़ें गहरी होती हैं, जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करते हैं। तो ये इनमें थोड़े अंतर हैं, और भी अंतर हो तो आप लिख लीजिएगा। हमारा 18वां प्रश्न है, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड से आप क्या समझते हैं। तो किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार
किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने कम लिखा, आप और भी इसमें लिख लीजिएगा। इसमें अथवा करके प्रश्न दिया है, ये नहीं आता है तो ये कीजिए। सुरक्षित निर्माण सेफ कंस्ट्रक्शन कार्यों से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सुरक्षित निर्माण आपदाग्रस्त क्षेत्रों में घर या किसी भी तरह की इमारत बनाते समय अपनाए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं कमजोरियों और जोखिमों को कम करने में मदद करती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, एग मार्क तथा ISI चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होते हैं? तो मित्रों, भारत में कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क का चिन्ह लगता है और इलेक्ट्रिक उत्पादों के लिए ISI मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, इस प्रकार हमने 19 प्रश्न देखे। 19 प्रश्न तक 3-3 नंबर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको हमने देखे। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 20 से प्रारंभ हो जाते हैं। यहां से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उत्तर नहीं बताऊंगा। आप प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक से ढूंढिए, उनको तैयार कीजिए और परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न आप देखिए। प्रश्न संख्या 20 है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो इसको आप, ये विस्तृत है, बड़ा है, मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा ये नहीं आता तो आप ये कीजिए, उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत की अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रदर्शन करते हैं। तो ये नहीं आता तो आप ये कर लीजिए अथवा करके, लेकिन परीक्षा के लिए आपको ये दोनों ही तैयार करने हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है? इनसे क्या बेनिफिट है, क्या लाभ हैं? अथवा अथवा दिया है, उद्योग इंडस्ट्रीज पर्यावरण इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी ब्रीफ नोट आपको लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। और साइमन कमीशन पर, ये 2-2 अंक के हैं, 2 अंक का ये है, 2 अंक का ये है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अथवा ये नहीं आ रहा है तो ये वाला, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न संख्या 25 है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 26वें प्रश्न को देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, व्याख्या कीजिए। अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है, इनकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। मित्रों, अब जो 27वां प्रश्न आता है, 27वां प्रश्न आता है मैप का, मानचित्र का, नक्शे का, जिसमें आपको एक मानचित्र दिया होगा, नक्शा दिया होगा। उसमें आपको वो जो शहर बताए गए होंगे, जो राज्य बताए होंगे, वो आपको वहाँ पर भरने हैं, उसमें दर्शाने हैं। तो यहाँ पे 27वें का है, ये 6 नंबर का आता है परीक्षा में। 27वें का है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर, यानी कि भारत का राजनीतिक मानचित्र होगा, पॉलिटिकल वाला, उस पर उन 2 राज्यों के नाम लिखिए जो जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई। जैसे कि ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब अमृतसर में। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपको उत्तर नहीं लिखना, आपको नक्शे में ये पंजाब दिखाना है, पंजाब अमृतसर उसमें दिखाना है। कहाँ पे नक्शे में उसे दिखाना है, बिंदु लगा के, और वहाँ पे लिख देना है पंजाब या अमृतसर जो भी है, तो वो लिखना है।
ऐसे ही दूसरी घटना है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। तो आपको उस जो इंडिया का जो मैप है उसमें दिखाना है कि बिहार कहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये मैप में प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। अब 27वें प्रश्न का खंड ख दिया है। खंड ख है कि दिए गए भारत के मानचित्र मैप में निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित संकेतों की सहायता से दर्शाइए तथा उन स्थानों के नाम भी लिखिए। तो आपको संकेत दे रखे हैं, कैसे संकेत से दर्शाना है। देखिए यहाँ पर दिया है कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। तो इसको दर्शाना है कि उत्तराखंड में कहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क है। तो चिन्ह कैसा होगा? चिन्ह ये दे रखा है, इस तरह का चिन्ह होगा, ये चिन्ह बनाया हुआ है। अब है मारमा गांव समुद्री पत्तन, ये कहाँ पे है? ये इसका चिन्ह ऐसा बनाना है। ये देखो यहाँ पे चिन्ह दिया है, चिन्ह इस प्रकार का बनाना है। ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक को ऐसे चिन्ह से दर्शाना है। फिर है मथुरा तेल शोधनशाला, जो ये मथुरा में है, दिल्ली के पास मथुरा है, तो दिल्ली के पास इसको मथुरा को दिखाना है। इसका चिन्ह ये वाला रहेगा। यहाँ चिन्ह आगे बने हुए हैं, चिन्ह आगे बने हुए हैं, देखिए इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, ये चिन्ह बने हुए हैं। इन चिन्हों से ये दर्शाना है। ये मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है और इसको दिल्ली के पास आप मान लीजिए, दिल्ली के पास इसको दर्शाना है, चिन्ह ये रहेगा। अब आ जाता है अगला, उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये उत्तरी छोर जो इसका पॉइंट है ये कहाँ है? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो इसका चिन्ह इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाना है। तो इस प्रकार से मैप में इन चीज़ों को दर्शाना है और आपके 1111 जो नंबर हैं ये बन जाएंगे। 6 नंबर का है, 2 नंबर का पहला था और ये 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पेपर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर नोट लिखा है, नोट लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 27 के स्थान पर है। तो ये दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए है। ये जिनको आंखों से कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टिहीन है उनके लिए ये प्रश्न है। तो उनको मैप में नहीं दर्शाना है, उनको खाली लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, उनको पंजाब लिखना है। अमृतसर लिखना है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ तो उनको बिहार लिखना है। उनको ये घटनाएं लिखनी है, उनको दर्शाना नहीं है। तो उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ ये निम्नलिखित स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड लिख देना है, उनको राज्य का नाम लिखना है, उत्तराखंड लिख देना है ना। मारमाओ समुद्री पत्तन कहाँ है? तो उसका जगह का नाम लिख देना है, कर्नाटक में है। और मथुरा ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, राज्य लिखना है। उत्तर दक्षिण कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उस जगह के नाम लिखने। ये प्रश्न केवल जो नोट के बाद जो है 27वां प्रश्न यहाँ से ये दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए है, ये आप लोगों को नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप पूरा पेपर समझ गए होंगे। मित्रों, यह था सामाजिक विज्ञान उत्तराखंड बोर्ड का पेपर, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड ने 2024 में सभी विषयों के प्रश्न पत्र जारी किए हैं, मॉडल पेपर जारी किए हैं कि इस प्रकार का सैंपल उन्होंने दिया है पेपर का। तो ये 034 कोड उत्तराखंड में सामाजिक विज्ञान का है। तो हमने इस पेपर को देखा, आप भी इस पेपर को देखिएगा और इससे कुछ प्रेरणा लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ।